हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको मैंने पिछले वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया था। उसके बाद जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको बताया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया बेटा कि दो प्लेट के बीच कैसे कैसे दो चार्ज आते हैं, चार्ज के बीच उनके बीच जो मीडियम होता है, मतलब उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल से फिर कैपेसिटेंस निकालते हैं। वो सारी चीज़ें पिछला जो वीडियो है बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया गया है। उसको आप एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इतना मेरा वादा है। ओके, तो उसी सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम जान गए, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में जान गए। स्फेयर से मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि हम लोग स्फीयर और शेल इनका यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इसलिए वहाँ पे बताना ज़रूरी था। ओके बेटा, तो कैपेसिटेंस आपको अभी तक इतना ये पता चल गया है। कैपेसिटेंस जो है शेप पे डिपेंड करता है, उसके शेप पर और उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है वी पोटेंशियल, चार्ज, ये सब बढ़ाने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहता है, जैसा कि मैंने बताया था। क्यू किसी उस पर डालोगे तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो कांस्टेंट सी रखते हैं। तो फिर हम उसी सिलसिले में आपको बताते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फार्मूला ये हो गया, मैंने आपको बताया था। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया है, अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमने बताया था, कैपेसिटेंस कैसे डिराइव किया था बेटा, और उसके बाद जो है ओके, थोड़ा सा थिक कर लेते हैं पेन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब आगे हम बताते हैं आपको कि डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देते हैं दो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो क्या होता है। तो बेटा आपको ये पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब इस पर प्लस चार्ज है और इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। अब इसमें कोई भी एक कोई भी डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम डालोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी इंड्यूस, ये प्लस चार्ज है तो इधर की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इधर की तरफ प्लस चार्ज होगा। ठीक है बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज जो है ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये क्यू आई मान लो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है क्यू आई, ये क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पे ही फार्मूला था। ये किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 1 - 1/k। के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इतना होता है, यानी कि फॉर नॉन मेटल, एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, फॉर नॉन मेटल या नॉन कंडक्टर अगर है तो Q इंड्यूस्ड जो है हमेशा कम होगा Q से, ठीक है। ये कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नेवर एवर, ये ज़्यादा नहीं, मतलब जो टोटल चार्ज इस पर है उससे कम ही इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि इंड्यूस चार्ज का फार्मूला क्या है। अब क्या होगा बेटा, अब इसमें होगा क्या कि इस पे जो इंड्यूस हुआ है तो इसकी वजह से अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच, दोनों प्लेट के बीच था, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था, ये माइनस है ये, तो दोनों की वजह से मिलके तो एक की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता था, प्लस दूसरे की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो σ/ε होता था। अब क्या हुआ कि अब चार्ज को ही देख लीजिए, अभी सिग्मा की जगह सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया।
तो सिग्मा की जगह पे हम क्यू बाई ए लिख देते थे, क्यू बाई ए लिख देते थे एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक, तो अब क्या होगा, अब जो नेट चार्ज बचेगा अभी जो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब देखो, देखिए आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो मेन आपका प्लेट वाला चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है, अब जो आप ये रख दिए बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिए, तो इस पर इंड्यूस ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे, इसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस है तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। और जो बड़ा वाला मेन चार्ज है इस पे, और इस पे क्यू आई चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज है, बड़ा वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ मतलब ई, और ये क्या हुआ इंड्यूस्ड वाला या पोलराइज्ड वाला ई पी, एक तरह से पोलराइजेशन होता है, तो हम चार्ज को भी क्यू पी लिख दें, पोलराइज्ड चार्ज और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इधर का ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज हो रहा है। तो असली इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नेट जो बचेगा वो क्या होगा बेटा, नेट जो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट ई डैश हम बोले, तो ई डैश किसके बराबर होगा, ई माइनस ई पी। ओके, अब यार ये है कि इंड्यूस्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे यही तो लिख रहे थे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ओरिजिनल है, और इसमें से पोलराइज्ड वाला घट जाएगा, पोलराइज्ड वाला घटने के वहाँ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पी लिखोगे, क्यू पी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बोलेगा भैया क्यू पी किसके बराबर होगा, जो पोलराइज्ड होगा, तो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। क्यू पी की जगह पे अगर ये लिख दें क्यू इंटू 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट तो बाहर होगा, ये क्यू माइनस क्यू पी। अब क्यू पी की जगह भी ये लिख दो तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए तो है ही, क्यू माइनस क्यू पी की जगह पर अब हम ये लिखेंगे क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ठीक, जब कई ब्रैकेट आते हैं तो उनको हम उसके सीक्वेंस में ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये तो सबसे छोटा ब्रैकेट जो है लास्ट में लगाते हैं, तो ये हो गया। ठीक, तो देखो क्या हुआ, ये माइनस, तो बेटा ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए तो है ही, यहाँ पे क्या हुआ, क्यू ये माइनस गया तो ये माइनस क्यू हो गया, और क्यू का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस क्यू बाई के, तो इधर से माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्यू बाई के। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, तो क्यू से क्यू उड़ गया, तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए की, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई डैश जो बचा अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल हमें पता है कि ई बाई डी। ठीक है, V इज इक्वल टू ई बाई डी लिखते हैं हम, तो हम क्या कर दें, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए के। तो बेटा अगर वैसे देखा जाए तो ये देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और उसमें K से डिवाइड कर दिए, तो एक तरह से हम पहले तो मैं ये वाला इसको लिखने से पहले ये बता दूँ, ई डैश जो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए के, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये है इंटू 1 बाई के, तो ये एक तरह से ये हो, तो ई डैश जो आया एक तरह से क्या हो गया, ई बाई के, जो पहले ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसके बराबर हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए के। एक चीज़ तो आपको ये पता चल गया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर सवाल अगर पूछेगा कितना होगा तो कितना हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 10 न्यूटन पर कूलाम था, तो बाद में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अब क्वेश्चन इस पर मान लो कैसे बन गया,
ऐसे बोल दे, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच इलेक्ट्रिक, दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक विथ K बराबर 2, व्हाट विल बी द, व्हाट इज न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यू क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू E बाई K, तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब क्या करोगे, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बराबर भैया E डैश बाई डी लिख दोगे, जो कि टोटल डिस्टेंस है। तो E डैश क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A K, इतना हुआ। अब इसके डिवाइडेड बाई D। ठीक, तो इसको हम सही से देखें तो क्या लिख दें, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A K बाई D। ठीक, ये पोटेंशियल हो गया। और हमको पता है कि V इज इक्वल टू Q बाई C होता है कि नहीं बेटा। तो C बराबर अगर हम यहाँ से देख लें, अगर ये V इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, तो C की जगह पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई D। समझ गए, अगर K न होता तो C क्या था, एप्सिलॉन नॉट A, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, C, मतलब C डैश हो गया ना, तो पहले C जो था C का K टाइम्स हो गया, C का K टाइम्स। ठीक, तो दूसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है बच्चों, C डैश इज इक्वल टू, या C K मतलब, चलो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K बाई D। कब, जब एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, और ये पहले वाला जो C था उसका K टाइम्स हो जाएगा, C K। समझ गए ना। तो ये होता है बात। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कहता है ये तो फुल थिकनेस में भर दिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था कि नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर के लिए, क्योंकि K क्या होता है, लेस दैन इन्फिनिटी होगा। ठीक, लेस दैन इन्फिनिटी होगा। कोई कंडक्टर होगा और भैया फुल उसमें भर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए K क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, K इन्फिनाइट हो जाएगा तो एक तरह से उसका कैपेसिटेंस भी इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब वो दोनों का एक तरह से जुड़ गया ना, एक वायर से एक तरह से जुड़ गया। अभी कोई कंडक्टर इसके अंदर भर दोगे, दोनों प्लेट के बीच में है, तो ये तो कंडक्ट करने लगेगा, इधर से इधर चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो ये अनलिमिटेड चार्ज जा सकता है, जितना दोगे उतना जाएगा। तो एक तरह से कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा उसका, इन्फिनाइट। ठीक, तो ये है। तो नॉन कंडक्टर के लिए इस तरह का। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि नॉन कंडक्टर के लिए क्या करोगे, जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा Q डैश या Q पोलराइज चार्ज, वो किसके बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ही इंड्यूस कर देगा ये, एकदम बराबर, ये भी Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा तो नलीफाई कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं वो ये है कि ये पार्शियल अगर भरा हुआ है, ठीक, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब इसमें ये नहीं कि पूरे डी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक D है, और खाली इतना, अगर इतना कोई बोले T है, इतना ही भरे हैं डाइलेक्ट्रिक, इतना ही डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कि कैपेसिटेंस का फार्मूला जो होगा, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इतना लिखोगे नीचे, D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा D, ये माइनस
डी माइनस टी, ऐसा नहीं कि पहले आप सवाल लगाते समय यहाँ पे क्या ध्यान देना है, डी माइनस टी, ऐसा नहीं कि डी में से पहले टी को माइनस कर लोगे उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, पहले टी को इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये ठीक है, ये हुआ। तो पहले ये मल्टीप्लाई कर लोगे, डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा, समझ गए। ये एक तरह से इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलॉम फोर्स के बीच में एक इफेक्टिव डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, इफेक्टिव डिस्टेंस। मतलब फार्मूला वही रहेगा सब कैपेसिटेंस का ही, खाली इफेक्टिव डिस्टेंस लिखोगे। क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक, तो इफेक्टिव डिस्टेंस हमको लिखना है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो बचेगा दोनों प्लेट के बीच का, वो क्या लिखोगे, डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी माइनस टी, अगर इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो डी माइनस टी, ठीक, और ये माइनस वाला फिर प्लस प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा डी माइनस टी और टी बाई के। तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस हुआ, तो यही आपको लिखना है। तो नया कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सी डैश जो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश, और डी डैश की जगह पे ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इफेक्टिव डिस्टेंस मैं बता रहा था, वहाँ पे क्या था बेटा, इफेक्टिव आर डैश के लिए क्या लिखते थे, आर माइनस टी प्लस टी रूट के। अब ये मत कहना कि ये सब तुम भूल गए हो, भूलना आपका काम है, आपका धर्म है, बताना हमारा, ठीक है। तो आप अपना धर्म निभाते रहिए और हम अपना कर्म, ओके बेटा। तो ये आपको डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या निकल के आता है, तो ये इंड्यूस चार्ज का फार्मूला है बेटा, ओके। ये आपको याद रहना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। और जो मैं ये बता रहा था, ये पार्शियल थिकनेस में अगर भर रहे हो तो न्यू कैपेसिटेंस जो है डी माइनस टी, कैलकुलेशन में यहाँ पे ध्यान ये रखना है डी माइनस टी, पहले डी माइनस टी मत कर लेना, पहले क्या करोगे, टी को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इसलिए इस फार्मूले को ध्यान से ये लिखना है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये लिख दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक। इस पे सवाल आते हैं तो ये वही चीज़ है, ये असली फार्मूला यहाँ है, यहाँ, ठीक, ये असली फार्मूला है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो कैपेसिटेंस आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ गया, के टाइम्स हो गया, सी डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया, ओके। और वी का क्या होगा, पोटेंशियल। अब यार कोई भी चीज़ है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू। अब इस पे दोनों के बीच का कैपेसिटेंस बदल गया, के टाइम्स हो गया, और चार्ज तो क्यू है, चार्ज कंजर्व है, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो ये आप हमेशा हर बार जब भी आए तो क्या करोगे, Q इज इक्वल टू सी वी, Q कांस्टेंट है, ये सी के हो गया, तो पोटेंशियल को क्या होने, चार्ज का कंजर्व रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल को ही बोले तो क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू वी बाई के। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे यही अभी आने वाला है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। ये जो पॉइंट्स दिए हैं
तो आपको मन लगे तो पढ़ लेना, नहीं मन लगे तो मत पढ़ना, क्योंकि ये पॉइंट्स वाली चीज़ें सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अब बेटा एग्जांपल्स दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर maintains certain potential difference when a 3 mm slab intrudes between the plate. In order to maintain the same potential difference, the distance between the plates is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of slab. अब कर रहा है पोटेंशियल सेम रखने के लिए, in order to maintain the same potential difference, distance between the plates increased by इतना। तो यार पोटेंशियल सेम रखना है। पोटेंशियल सेम रखने का मतलब चार्ज तो सेम ही है। देखो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब जब स्लैब डालोगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कैपेसिटेंस को भी कांस्टेंट रखना है, यानी कि C इंटू वी बराबर क्या हो जाए, सेम आ जाए, तभी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो कैपेसिटेंस को बराबर रखने के लिए हमको मतलब कैपेसिटेंस जो पहले था वहीं बाद में भी रहे। तो कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या है बेटा, कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या है, C = ε0A/d। तो अब K डालोगे तो ε0A, K डालते तो K लिख देते, ठीक, और नीचे D जो डिस्टेंस है, ओके। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो हमारा आना चाहिए, जैसे हम लिखते हैं ना कि d - t × 1 - 1/k, इफेक्टिव डिस्टेंस जो हम d डैश लिखते हैं, तो d डैश ऐसा करें कि वो d के बराबर आ जाए। तो d डैश d के बराबर आ जाए, तो यही इफेक्टिव डिस्टेंस पे ही ये क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि d डैश बराबर d, मेन फार्मूला क्या है C डैश के लिए, यहाँ पे d डैश लिखते हैं, और d डैश किसके बराबर है, ये इफेक्टिव डिस्टेंस है, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं आप, फिर से समझाएं, चलो फिर से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर आप दिमाग आपका चकराएगा। चलो अलग से पेज पे देखो, जब कोई स्लैब डाल देते हैं बेटा, स्लैब अभी बताया, कोई स्लैब 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाल दिए किसी भी T थिकनेस का, तो हम क्या फार्मूला लिखते हैं, C डैश जो अब हो गया, कैपेसिटर हो गया, वो क्या हो जाता है, C/K CK हो जाता है, CK टाइम्स हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब फुल थिकनेस में भरे रहते हैं, ठीक। अब ये तो पार्शियल थिकनेस में है, तो पार्शियल थिकनेस के लिए तो हम क्या बताए थे, इफेक्टिव डिस्टेंस बताए थे। तो C का जो फार्मूला है ε0A/d, हम वहीं लिखेंगे, वहीं फार्मूला लिखेंगे, खाली D की जगह पे क्या लिख देंगे, D डैश। अब D डैश क्या है, D डैश ऐसे निकालेंगे, D डैश क्या है, D डैश क्या है बेटा, d - t × 1 - 1/k, यही d डैश है, ठीक। तो d डैश इफेक्टिव डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसको सही से अगर लिखो, इसमें क्या है कि आप कंफ्यूज हो, तो इसको क्या लिखो कि d - t + t/k, ठीक, ये लिखोगे, ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे d डैश, और क्योंकि हमको पोटेंशियल मेंटेन रखना है, पोटेंशियल सेम रखना है, चार्ज को भी सेम रखना है, Q बराबर ये भी सेम रखना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। तो किसी भी फार्मूले में बेटा C = Q/V, अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो C भी तो सेम रहेगा, पोटेंशियल भी तो सेम रहेगा,
इसका मतलब, और पोटेंशियल सेम रहने का मतलब, यानी ये जो कैपेसिटेंस सेम रहने का मतलब, यानी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई के जो था, सॉरी ए के बाई डी जो था, और बाद में एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी डैश जो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब डी डैश इज इक्वल टू डी होना चाहिए। तो इफेक्टिव डिस्टेंस के फार्मूले में डी डैश की जगह पे डी लिख दो, तो लिख दो डी इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 2.4 माइनस टी प्लस टी बाई के, ये लिखा हुआ। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी इज इक्वल टू डी प्लस 2.4 माइनस टी जो है 3 है प्लस 3 बाई के। ओके, तो डी से डी इधर का कट गया, ठीक, इधर 0, और ये 2.4, तो क्या हो गया, -3 प्लस 3 बाई के इज इक्वल टू -2.4। 3 बाई के करें तो ये इधर आएगा 3 माइनस 2.4, ये इधर आया प्लस हो गया, इधर माइनस है, -2.4 क्या है 0.6, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3 बाई 0.6 इज इक्वल टू 5, तो k क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेसिकली, k क्या हो गया, 5, ठीक है। एनीवे ये थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ, तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि बाद में डिस्टेंस जो है क्या हो जाता है अगर पार्शियल थिकनेस। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये जो फार्मूला है कि दो स्फेरिकल कैपेसिटर है अंदर और बाहर का, ठीक है बेटा, ये जो है फार्मूला अंदर भी है एक और बाहर भी है। तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग कैपेसिटेंस पूछता है कि अंदर वाले बाहर वाले को अगर आउटर को अर्थ कर दिए तो उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उसका ये है, अंदर वाले को किए तो ये है, अंदर वाले को किए तो ये है, ठीक है। R1 R2 यहाँ पे क्या है फार्मूले में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। यहाँ पे क्या है, जब इनर वाले के R1 R2 R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है R2 का, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ना है, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में आते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में बेटा इसमें क्या है कि सिंपली आप सबको याद होगा कि कैपेसिटेंस, देखो कॉम्बिनेशन पे बहुत सवाल नहीं आते हैं आज तक, कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, सारे मेथड्स दिए हुए हैं, लेकिन इस पे जो है क्वेश्चंस कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये है कि हमको पता है कि रेजिस्टेंट में जैसे होता है, तो कैपेसिटेंस में पैरेलल का अगर बोले, सीरीज के लिए बोले तो 1/c, जो इक्विवेलेंट वाला लिखेंगे तो 1/c 1 प्लस 1/c 2 प्लस 1/c 3, इस तरह से। और पैरेलल का क्या है, पैरेलल का इसमें सीधा सीधा c1 प्लस c2 प्लस, ये है इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये है, तो इसको हमको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। पैरेलल में क्या है, कॉम्बिनेशन से ही देख लो, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, इसमें क्या है, चार्ज Q सेम ऑन ईच प्लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम ऑन
ईच प्लेट। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये पोटेंशियल और चार्ज का इसलिए मैं बताया क्योंकि अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आएंगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि उसमें अगर अब जैसे इस पॉइंट में देखो, अलग अलग थिकनेस के दो ही प्लेट हैं, उनके बीच T1 T2 T3 और अलग अलग K1 K2 थिकनेस के स्लैब डाल दें तो क्या होगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये देखो T1 T2, एक तरह से ये 3 कैपेसिटेंस हो गए, C1 C2 C3, और तीनों किस में हैं, सीरीज में है। सीरीज में इनको सीरीज की तरह भी जोड़ सकते हैं। तो वहीं 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 1/C2। तो इसमें क्या है कि एक एक का कैपेसिटेंस जो है फुल थिकनेस की तरह, और इसी तरह अगर सेम थिकनेस को उसको मतलब वर्टिकली उसमें इंसर्ट कर दिए। ठीक है, वर्टिकली उसमें कर दिए तो वो एक तरह से लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे, तो उनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है बेटा कि ये सब कॉमन है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब यह होता है कि इस तरह का कम्बिनेशन हो जिसमें अगर हम कहें C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो C5 को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो बीच वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, उसको कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे कोर्स की चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है अब, इफेक्ट ऑफ फिलिंग डाइलेक्ट्रिक विथ बैटरी कनेक्टेड एंड दो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कोई डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देते हैं, बैटरी कनेक्टेड है, एक तो बैटरी कनेक्टेड कंडीशन होती है, एक दूसरी डिसकनेक्टेड कंडीशन होती है। दोनों में 3 चीज़ें हमेशा पूछता है। 3 क्या 4 चीज़ें, क्यू का क्या होगा, वी डैश का क्या होगा, सी डैश का क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। कंडीशन कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड या जो भी है। ओके बेटा, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वो होता है। उसके बाद हम बताएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस, और लास्ट में आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। कॉम्बिनेशन में कुछ और टाइप्स हैं। ठीक, फिर एनर्जी लॉस या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होता है। चलो अभी हम इसको बता ही देते हैं बेटा। देखो, इफेक्ट ऑफ फिलिंग डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। एक चीज आप ये समझ लो कि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है अगर, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस के बीच भी वोल्टेज वही होगा, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भरे हो तो कैपेसिटेंस तो बढ़ने ही वाला है, के टाइम्स हो जाएगा KC। वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। ये बढ़ गया, K टाइम्स हो गया, वोल्टेज सेम है तो Q क्या होगा, तो हमको Q इज इक्वल टू एक्चुअली लिखना चाहिए V इज इक्वल टू Q/C। ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ कैपेसिटर,
और इसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो सी अगर बेटा के टाइम सी के हो गया तो क्यू क्या होना चाहिए, वो भी क्यू के होना चाहिए, तभी तो के से के कट जाएगा और क्यू बाई सी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो पहले था वो के टाइम्स सी क्या हो जाएगा, सी जो पहले था इनिशियल के टाइम और वी क्या है कांस्टेंट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यार के डालने पर क्या होगा, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या लिखते थे, क्यू बाई ए। क्यू नॉट क्या हो गया, क्यू के टाइम्स हो गया, के टाइम्स हो गया ना, तो के टाइम्स बढ़ गया, के बाई ए, क्यू नॉट के बाई ए हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा पोटेंशियल लेकिन कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वी बाई डी होता है, डिस्टेंस तो सेम है तो ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस तो घटाया नहीं। अब इसी में एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन अब यही पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक न घुमा के प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, प्लेट का डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, प्लेट का डिस्टेंस डी को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी टाइम्स कम हो जाएगा, सी कम हो जाएगा, सी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल को सेम रखना है, ठीक है। तो क्यू को भी क्या होगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, और ई क्या होगा, ई क्या हो जाएगा, ई सेम रहेगा क्योंकि वी सेम है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है सीधे सीधे आप याद रख लो, कोई भी कैपेसिटेंस है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसको चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब इसमें जो है सी की जगह पे क्यू बाई वी लिखो या वी की जगह पे क्यू बाई सी लिखो, ये सब यहाँ लिखोगे तो फार्मूला और भी आ जाएगा, 1/2 सी की जगह क्यू बाई सी लिखो, क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक वी से तो हाफ क्यू वी हो गया, और वी की जगह क्यू बाई सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ सी इंटू क्यू बाई सी का स्क्वायर, तो एक सी से एक सी जाएगा तब भी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये अलग अलग फार्मूले आ जाते हैं पोटेंशियल के, ठीक है। तो पोटेंशियल के फार्मूले जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, क्यू वी, ये फार्मूले हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या है, ये वर्क डन इन चार्जिंग है कैपेसिटर, इसको चार्ज करने में वर्क डन जो होता है उसको पोटेंशियल। तो यार कैपेसिटेंस और वो सब अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गया, क्यू भी बढ़ गया, जब डाइलेक्ट्रिक डाले और वहीं पे
अब दूसरी कंडीशन है कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। तो देखो डिस्कनेक्टेड है तो अब क्या सेम होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड है तो Q तो भैया अब कंजर्व होगा। अच्छा C तो बढ़ ही जाएगा, CK हो जाएगा, ठीक। तो C बढ़ रहा है, Q कांस्टेंट है, तो Q बराबर CV लिखेंगे। अगर C बढ़ रहा है तो V क्या होगा, Q को कांस्टेंट रखने के लिए V को कम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नॉट बाई के। C क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू के। और पोटेंशियल जब कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V बाई डी होता है बेटा। तो V बाई डी होता है और V तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई के। तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का देखो, एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा तो ये V स्क्वायर में है, तो फाइनली U नॉट बाई के हो जाएगा। समझ गए। तो ये है आपका बैटरी जब कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड। ये अभी 2022 में आया था नीट, इस पे जो है क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, यहीं से आया था, ठीक। तो बेटा आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से इसको एक क्विक रिकैप कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद एक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बचता है। हालांकि इस पे सवाल बहुत नहीं आते हैं, कई सालों के एक दो बार कोई क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ये भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में आपके जो कुछ 4-6 एग्जाम्पल्स हैं वो हम दे देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। मेन पार्ट क्या है, क्वेश्चन लगाना ही मेन पार्ट है बेटा। क्वेश्चन लगाना, आप उस वीडियो को, जिस वीडियो में मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ उसको आप कभी स्किप मत करिए, क्योंकि उसको वहीं पे सब कुछ आप सीखते हैं, सारा कॉन्फिडेंस सारा हो। क्योंकि आप लाख थ्योरी पढ़ लो, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं किए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। ओके।